Dear students, good morning. Welcome you all to SS खंडेलवाल मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश क्लासेस। हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पहले वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है और उम्मीद है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो आज का इम्पोर्टेंट टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। इसकी पहचान में क्या आएगा? इसकी पहचान में आएगा रहा है, रहे हैं, रही है। पहचान रहा है, रहे हैं, रही है, ये वाक्य के हिंदी में अंत में आते हैं। रहा है, रहे हैं और रहा हूं आदि ये वाक्य के अंत में आएंगे। और इसमें जो सेंटेंस बनता है वो कैसे बनता है? सेंटेंस बनता है, सबसे पहले लगेगा सब्जेक्ट, और इसके बाद इसमें नए जो चीज देखने की है वो है इज, एम, आर, ये इसके हेल्पिंग वर्ब के रूप में लगेंगे। इज, एम, आर। तो ये मैं अफर्मेटिव या असर्टिव सेंटेंस बता रहा हूं भाई। जो साधारण वाक्य है, सिंपल जिसमें स्टेटमेंट होती है, उसमें क्या होता है? अफर्मेटिव में होता है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये इसके अंदर लगेगा, प्लस आईएनजी, और प्लस में इसका ऑब्जेक्ट लगेगा। ये चीज इसके अंदर आएगी। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी और प्लस में ऑब्जेक्ट। इसके बाद आता है हमारा नेगेटिव। नेगेटिव के अंदर क्या आ जाएगा? नेगेटिव में ये जो है ये यूं का यूं आएगा, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, और यहां प्लस में नोट लग जाएगा। ये ध्यान रखना, यहां क्या लग जाएगा? नोट। यहां इज, एम, आर के बाद नोट लगेगा, ये हमें याद रखना है। नोट और फिर प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट, और प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आता है इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव में क्या लेंगे? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में आएगा, ये जैसे अफर्मेटिव था, इसी में से हम वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब पहले ले लेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, एम, आर, ये सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। बस इसी चीज को जो है ना यहां से पिक करना है और इसको इधर ले आना है। इज, एम, आर प्लस ये सब्जेक्ट हो गया, और ये प्लस में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और इसके बाद होगा जी ऑब्जेक्ट, प्लस में ऑब्जेक्ट। ये चीज इसके अंदर आ गई। और इंटेरोगेटिव के बाद जो हमारी नेक्स्ट होती है वो होता है इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों हो तो फिर क्या करेंगे? इंटेरोगेटिव और नेगेटिव हो फिर क्या करेंगे? ये जैसे इंटेरोगेटिव और प्लस नेगेटिव दोनों हो, फिर क्या होगा? फिर हो जाएगा इसमें इज, एम, आर, तो ये आएंगे ही आएंगे, इज, एम, आर, और प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में सब्जेक्ट। यूं समझ लो कि जो नेगेटिव था उसमें से इज, एम, आर बाहर लेना है। इस तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हो। तो ये इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट और प्लस में इसके बाद नोट और प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और प्लस में ऑब्जेक्ट। ये चीज इसके अंदर आ जाएगी, ये चीज आ जाएगी इसके अंदर इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अब इसके बाद क्या होता है? इंटेरोगेटिव नेगेटिव के बाद फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप और आ जाती है कि अभी अगर ये क्वेश्चन वर्ड हो, व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हाउ, विच, ये अगर हो फिर क्या करते हैं? क्वेश्चन वर्ड के साथ जो है नेगेटिव है तो फिर क्या करेंगे? तो सबसे पहले इसमें आएगा क्वेश्चन वर्ड, बस क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा इससे पहले। क्वेश्चन वर्ड
और प्लस में इज एम आर, यानी हेल्पिंग वर्ब से पहले ये व्हाट वेयर वाई वैन लगेंगे, या यूं कहिए कि व्हाट वेयर वाई वैन के तुरंत बाद उस टेंस का, यानी जो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है इसका हेल्पिंग वर्ब आएगा, तभी ये इंटरोगेटिव रहेगा। और यहां से देखेंगे में हम क्वेश्चन वर्ड प्लस इजएमआर हेल्पिंग वर्ब और प्लस में सब्जेक्ट और प्लस में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस में ऑब्जेक्ट ये आ जाएगा। इसी में से ये बन गई बात। और इसी का भी अगर नेगेटिव भी हो और क्वेश्चन वर्ड भी हो तो फिर ये सब्जेक्ट के बाद नोट आ जाएगा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ये 6 टाइप से ऐसी चीजें बन सकती हैं, 2, 2, 4 और 1, 5। और चलो मैं एक और लिख देता हूं ताकि आपको ये समझ भी आ जाए कि ऐसे 6 टाइप में ये हमारा सेंटेंस बनता है। तो यहाँ क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड और इसके बाद प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस इज एम आर और प्लस सब्जेक्ट और प्लस यहाँ नोट आएगा। जैसे यहाँ था ना नोट हमारा, ये इज एम आर तो आगे जा चुके हैं, तो ये प्लस में नोट यहाँ आएगा और फिर प्लस में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस में ऑब्जेक्ट। ये चीज इसकी हमारे इसके अंदर आ गई। ये ध्यान रखनी है हमें, इतनी चीजें इस तरीके से सेंटेंस हम एक एक सेंटेंस भी लेंगे इसका, ताकि आपको वो चीज क्लियर आ जाए कि भाई उसके डिफरेंट इसमें टाइप में कैसे कैसे ये चेंज होते हैं। तो यहाँ तक इसको आप देख सकते हो, नोट भी कर सकते हो। वैसे तो इस वीडियो के साथ हम पूरा राइट अप आपको देंगे जिसमें पूरी डिटेल में आपको ये चीज बताई गई है, ताकि आगे जब भी आप इसको देखना चाहें, लिखना चाहें, नोट करना चाहें और फ्यूचर में जब दोबारा रिवाइज करना चाहें तो इसमें से रिवाइज भी कर सकते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कि भाई इज एम आर कहां कहां लगते हैं, ये हमें देखना है। इज एम आर कहां कहां लगते हैं। सबसे पहले आई के साथ एम लगता है। आई के साथ क्या लगता है, एम, ये ध्यान रखना है। अकेला है ये सिस्टम इसका, आई के साथ एम लगता है, एम लगता है, ये ध्यान रखना है। ही, सी, इट और सिंगुलर ये सारे इकट्ठे ही चलते हैं लगभग हर एक उसमें। तो और साथ में नाम भी कोई सब्जेक्ट है वो इसके साथ जो है क्या लगता है, इज लगता है। और यू, वी, दे और प्लूरल इनके साथ लगता है आर, ये याद रखना है। ये 3 चीज आपको ये यहाँ याद रखनी है। आई के साथ एम लगता है, ही, सी और सिंगुलर के साथ इज लगता है, यू, वी, दे और प्लूरल के साथ क्या लगता है, आर लगता है। इसको बहुत अच्छे से याद करना है। अच्छा, इसके बाद अब ये जो आईएनजी हम लगाते हैं इसका भी हमें विशेष ध्यान रखना है। भी आईएनजी कैसे लगाएंगे, क्योंकि आईएनजी कई में तो सीधा लग जाती है, कईयों में कुछ उसमें चेंज होता है, तो वो भी हमें ध्यान रखना है। आईएनजी का भी पूरा हमें याद रखना है। आईएनजी में क्या है, वर्ब के अंत में ई हो तो आईएनजी लगाते वक्त वो ई जो है ना हटा देते हैं। ई का जैसे मैंने बताया, ई हो तो जैसे कम है, COME, तो उसमें जब आईएनजी लगाएंगे तो ये ई हट जाएगा। क्या बन जाएगा, कम का बन जाएगा कमिंग, कमिंग। ठीक है, कम का बनेगा कमिंग। और इसी तरीके से अगर हमारा राइट था, WRITE, राइट का मतलब होता है लिखना, इसका क्या बन जाएगा, राइटिंग। ये 2 एग्जांपल मैंने आपको ले दिए हैं। तो ई वाले में ये ई हट जाना है, ई हटा के और आगे जो है आईएनजी लगानी है। इसके बाद अगर आई ही हो तो फिर क्या करेंगे, आई ई अगर होता है तो उसमें उसको जो है ना आई को हटा के और उसकी जगह वाई लगाते हैं और फिर आईएनजी करते हैं। जैसे DIE, डाई होता है मरना, तो DI डाई प्लस आईएनजी करेंगे तो इसका क्या बनेगा, ये बन जाएगा डी के साथ आई को उठा के डाइंग बन जाएगा, डाइंग, डाइंग।
ही वाज डाइंग, वह मर रहा था। इसी तरीके से लाई है, जैसे LIE लाई लेटना होता है और प्लस में ING आ गया इसके साथ, तो ये बन जाएगा L और IE को किसमें बदलेंगे, हटा के उसकी जगह Y और ING लाइंग, ये लाइंग आ जाएगा। दो ये आगे। और एक और ध्यान रखना है, तीसरा जो रूल है वो ये है कि भाई अगर कोई वर्ब हमारे पास है, जैसे स्टॉप है, P आ गया एंड में और उससे पहले उसका वावल आया है, तो उसमें जब ING लगाएंगे तो वो जो अंतिम अक्षर है P उसको डबल कर देंगे, अंतिम अक्षर को क्या कर देंगे, डबल। जैसे स्टॉप आया हमारा, स्टॉप, तो स्टॉप प्लस ING करेंगे तो क्या बन जाएगा, स्टॉपिंग, STOPPING, स्टॉपिंग। ये ध्यान रखना है, स्टॉपिंग। और इसमें इसी तरीके से कट है, CUT कट, तो ये हो जाएगा कट के साथ जब ING लगेगी तो कट प्लस ING बनेगा कटिंग, CUTTING, कटिंग, ये याद रखना है। हालांकि कुछ में ये एक्सेप्शन भी है, जैसे ओपन है OPEN, उसमें ये डबल नहीं आएगा, क्योंकि वैसे देखा जाए तो ये कट, इसमें ये थोड़ा इम्फेसिस है, इसके ऊपर स्ट्रेस है, तो उसमें ये डबल बनता है। जिसमें स्ट्रेस नहीं है, साधारणतः है, तो उसमें ये सीधा ही लग जाता है, ये ओपनिंग हो गया, ओपनिंग। बहुत सारे ऐसे हैं, प्ले है, जैसे प्लेइंग, फ्लाई, फ्लाइंग, तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। अभी सारी टाइप के हम एक एक सेंटेंस लेते हैं, पांचों टाइप के, छह टाइप के बल्कि, तो ये आपको पूरी की पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे वे पढ़ रहे हैं, वे पढ़ रहे हैं का क्या बनेगा, दे आर रीडिंग, दे आर रीडिंग। ये दे आ गया, इसी एक वचन के नाम ई जाना था, उसके साथ यू वी दे के साथ आर आना था, और आई के साथ एम आना था, तो दे के साथ दे आर रीडिंग। वे पढ़ नहीं रहे हैं, तो फिर क्या होगा, दे आर, इजम आर के बाद नोट लगाना था, दे आर नोट रीडिंग, ये बन गई इसकी वाक्य जो है, दे आर नोट रीडिंग। अब तीसरा था इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या होगा, क्या वे पढ़ रहे हैं, तो आर बाहर आ जाएगा, आर दे रीडिंग, सारी चीज आ जाएंगी, तो आपको ये पूरी इंफॉर्मेशन भी आ जाएगी, आर दे रीडिंग। और जब ये इंटेरोगेटिव हो तो फिर हम क्या करते हैं, साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगाते हैं, ये भी ध्यान रखना है, आर दे रीडिंग। और इंटेरोगेटिव और नेगेटिव हो तो फिर क्या होगा, फिर आर दे, आप ये समझ सकते हो कि दे आर नोट रीडिंग है, तो उसमें ही इंटेरोगेटिव बनाना है, तो आर बाहर आ जाएगा, नोट अपना उसी की जगह आ जाएगा, आर दे नोट रीडिंग, आर दे नोट रीडिंग। और इसके बाद जो क्वेश्चन वर्ड था वो लेकर के हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे। जैसे अब इसमें था, क्या वे पढ़ नहीं रहे हैं, आर दे नोट रीडिंग, और इसी में अगर हम क्वेश्चन वर्ड के साथ सेंटेंस बनाएं तो वही सबसे पहले वो क्यों पढ़ रहे हैं, मान लिया क्यों वर्ड हम इसके साथ लगाना चाहते हैं, वो क्यों पढ़ रहे हैं, तो क्योंकि क्या होगा, वही, और अब इसमें वही और जुड़ जाएगा, पहले बस आर का था ना, आर बड़ा लो केला, पहले टाइप लो, तो इसके साथ वाई जुड़ जाएगा, फिर इसमें हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगा, और यूं कहें वाई आर दे रीडिंग, वाई आर दे रीडिंग। ये 5 की 6 टाइप जो है ना पूरी कर लो, तो आपको सारे सेंटेंस फॉर्मेशन में कोई मुश्किल नहीं आएगी। वाई आर दे रीडिंग, वो क्यों पढ़ रहे हैं। और इसी में भी अगर आगे नेगेटिव हो तो ये वाली टाइप उठा लो, इसके आगे क्या कर देंगे, वाई आर दे, और फिर क्या हो जाएगा, नोट रीडिंग, वो पढ़ क्यों नहीं रहे हैं, वो पढ़ क्यों नहीं रहे हैं, वो पढ़ क्यों नहीं रहे हैं। तो ये 6 टाइप से ऐसे सेंटेंस बनते हैं जो कि आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और आप अगर बिल्कुल शुरुआती दौर में भी ये काम कर रहे हो तो इसको लर्न करो, और ये पूरी इंग्लिश आपको समझ आ जाएगी, बोलने में भी और लिखने में भी बहुत हेल्प रहेगी। अब ये तो हो गया कि भाई कैसे सेंटेंस बनते हैं, कैसे सेंटेंस होते हैं,
और अब आपको ये देखना है कि मेन चीज तो ये है कि अभी ये इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। कैसे हमें पता लगेगा कि ये वाक्य जो है ना प्रेजेंट कंटिन्यूस में लेना है या किसी और टेंस में लेना है, उन बातों का कैसे हम ध्यान रखेंगे, कहाँ कहाँ ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आता है। तो सबसे पहला इसका है कि भाई कहाँ आता है ये इस समय जो घटना घट रही है या इस समय जो हो रहा है, जो अब हम इस वक्त जब हम बोल रहे होते हैं, जब हम ये आपस में बात कर रहे होते हैं, तो उस वक्त जो घटना घट रही है उसमें ये चीज आती है। जैसे आई एम टीचिंग नाउ, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग। हालांकि ये कुछ शब्द हैं, अगर ये आ जाए तो फिर तो बड़ा क्लियर हो जाता है, वो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो वो है नाउ, दीज डेज। जैसे ये शब्द कौन कौन से, ये नाउ आ गया और ये दीज डेज आ गया, और इसके बाद मान लिया नाउ ए डेज आ गया, क्या आ गया, नाउ ए डेज। तो ऐसे वाक्य हैं जिनमें ये चीज आ जाए, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखने पड़ेंगे कि ये जब आ जाती हैं एट दिस टाइम और एट दिस मोमेंट। एट दिस टाइम है ये एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट। ये जब आ जाता है तो फिर जो है ना, फिर तो बातें और क्लियर हो जाती हैं। जैसे आई एम टीचिंग, और अगर अब ये आए कि भाई नाउ आ गया उसमें, तो फिर तो आई एम टीचिंग नाउ, फिर तो कोई विषय ही नहीं है, मैं पढ़ा रहा हूं। इसी तरीके से सिंपल वाक्य है, इट इज ड्रिजलिंग आउटसाइड, इट इज ड्रिजलिंग, DRIZLING, ड्रिजलिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है। इट इज ड्रिजलिंग आउटसाइड, DRIZZLING, ये डबल जेड आता है इसमें, डबल जेड LING, इट इज ड्रिजलिंग आउटसाइड। तो ऐसे जितने भी वाक्य आ जाएंगे, ही इज सिटिंग आउटसाइड, वो बाहर खड़ा है, ही सिट्स आउटसाइड नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है। तो जो काम के बारे में बताया जा रहा है, जो काम अब हो रहा है इस वक्त, उसमें ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आ जाएगा। और इसके बाद कई बार वाक्य ऐसे भी होते हैं कि भाई जो काम जारी हुए होते हैं वो दिखते नहीं है। जैसे पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वाक्य है, ये ध्यान रखना है आपको। पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, इंक्रीजिंग डे बाय डे, ये बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। बाकी तो जैसे अब आप क्या कर रहे हो, आप आजकल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द कंपटीशन दीज डेज। अब वो दीज डेज आएगा तो सीधा वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में ही आपको लेना है। बच्चे जो स्टूडेंट्स दूसरे हैं, वो अपने फाइनल एग्जाम की मान लिया तैयारी कर रहे हैं, तो दे आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर फाइनल एग्जामिनेशन। तो इस तरीके से ये हमने इसमें लेना है। ये वर्ड्स आ जाते हैं बिल्कुल क्लियर है, नहीं आते तो भी ये चीजें हमें इस फॉर्म में ध्यान रखनी है। अब इसका जो दूसरा जो फॉर्म लेंगे हम, दूसरा सेकंड, ये कहाँ यूज होता है, ये सेकंड पॉइंट कहाँ यूज होता है। सेकंड पॉइंट होगा कि भाई जो है ना, कोई कार्य जैसे बोलते समय नहीं हो रहा, इसके आसपास हो रहा है या फ्यूचर में हो रहा है, तो उसमें मतलब ये चीज आ जाएगी। जैसे आई एम डूइंग MA इन इंग्लिश, आई एम डूइंग MA इन इंग्लिश, मैं इंग्लिश में MA कर रहा हूं। यानी अब अभी कोई ये नहीं दिखेगा कि अभी कर रहा हूं, यानी ये आगे फ्यूचर में भी चलेगा और अब भी चल रहा है। तो ऐसे जब भी कोई फ्यूचर की कोई बात आती है साथ में आसपास के दिनों में, तो ये चीज फिर आएगी। अब जैसे ही इज रीडिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ही इज रीडिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वह भारतीय संविधान पढ़ रहा है।
वह भारतीय संविधान पढ़ रहा है। शी इज राइटिंग ए नॉवल, वो एक नावल लिख रही है। अभी मतलब ये नहीं कि कोई अभी लिख रही है, मतलब वो लिख रही है, अभी अभी भी चल रहा है और आगे भी चलेगा पूरा, बाद में जब बाद में होएगा। तो शी इज राइटिंग ए नावल, शी इज राइटिंग अ नावल, ये चीज इसके अंदर आ जाएंगी इसमें। और इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आपने ध्यान रखना है। नियर फ्यूचर में कोई काम होने वाला है, निकट भविष्य में होने वाली कोई हमारी फिक्स्ड प्रोग्राम है या प्लान है। नियर फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में कोई फिक्स प्लान है या फिक्स प्रोग्राम है या प्लानिंग है। फिक्स्ड प्रोग्राम या प्लानिंग है, या हमने कोई काम प्लान किया है या प्लान किया है, तो उसमें भी ये प्रेजेंट कंटिन्यूस ही आएगा, ये ध्यान रखना है। कैसे? जैसे वो आज शाम को यहां आ रहा है, वो आज शाम को, जैसे ही इज कमिंग टू आवर हाउस, हमारे मकान में, ही इज कमिंग टू आवर हाउस इन द इवनिंग, ये ध्यान रखना, इन द इवनिंग, इन द इवनिंग। इसमें आगे नेक्स्ट मंथ भी हो सकता है, नेक्स्ट वीक भी हो सकता है। जैसे द पीएम इज लिविंग फॉर यूएसए टुनाइट, ये तो आज की बात होगी। ये भी हो सकता है, जैसे द पीएम इज लिविंग फॉर इंग्लैंड नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक भी आ सकता है, मंथ भी आ सकता है, कुछ भी आए तो भी जो है ने वो प्लान किया हुआ है, नियर फ्यूचर में प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम है। तो ऐसे में हम मतलब उसको फ्यूचर इंडेफिनिट लेने की बजाय उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में लेंगे, ये ध्यान रखना है। द पीएम इज लिविंग फॉर इंग्लैंड नेक्स्ट वीक, ये होएगा इसका। और इसमें और भी आ सकते हैं, द स्कूल्स आर क्लोजिंग नेक्स्ट मंथ, द स्कूल्स आर क्लोजिंग नेक्स्ट मंथ, अगले महीने स्कूल बंद हो रहे हैं, नेक्स्ट मंथ। ये भी हो सकता है, आई एम गोइंग टू मुंबई टुमारो, मैं कल मुंबई जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू मुंबई टुमारो। कल का जैसे मैंने ये प्लान किया हुआ है, तो ऐसे वाक्यों के अंदर ये फ्यूचर नहीं आएगा और ये प्रेजेंट कंटिन्यूस आएगा। अब इसके बाद जो है ने, ये तीसरा पॉइंट था हमारा, तीसरा नियर फ्यूचर का जो है ना तीसरा पॉइंट था। और इसके बाद हम चौथा लिखते हैं, कार्य करने का इरादा है या संभावना है, लाइकलीहुड है, तो उसको भी फ्यूचर में लेते हैं। फोर्थ पॉइंट जो है ना, फोर्थ पॉइंट लेते हैं, कार्य करने का इरादा, संभावना, कार्य करने का इरादा या संभावना लिखनी है, लाइकलीहुड है, लाइकलीहुड, तो उसके अंदर भी ये चीज आएगी। उसमें भी ये हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूस में ही आएंगे। जैसे ये हो गया, आई एम गोइंग टू बाई ए कार, मैं यानी कार खरीदने की मेरी संभावना है और अब नहीं खरीद रहा मैं, बट जैसे आगे करूँ, आई एम गोइंग टू बाई ए कार, आई एम गोइंग टू बाई ए कार, ऐसे वाक्य को ध्यान से देख लो, बहुत बढ़िया है ये। आई एम गोइंग टू बाई अ कार, मैं कार खरीदने जा रहा हूँ, या खरीदने जा रहा हूँ का नहीं, मैं कार खरीद रहा हूँ, आई एम जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू बाई ए कार, मैं कार खरीदने जा रहा हूँ। इसके बाद क्या हो जाएगा, जैसे कहते हैं यार वो मरने जा रहा है, ही इज गोइंग टू डाई, ही इज गोइंग टू डाई,
वो मरने जा रहा है, ही इज गोइंग टू डाई, ही इज गोइंग टू डाई, वो मरने जा रहा है। ऐसे वाक्य बन जाएंगे। अब ये हो गया कि वे मेरा बिजनेस चल रहा था और उस बिजनेस का मान लिया ठीक रिजल्ट नहीं आ रहा, तो क्या क्या वाक्य बन सकता है? आई एम गोइंग टू वाइंड अप माई बिजनेस, आई एम गोइंग टू वाइंड अप, यानी मैंने ऐसा इरादा कर लिया है, ये इरादा है ना, इरादा कर लिया है। आगे हो सकता है बिजनेस भाई मैं बंद ना भी करूं, संभावनाएं ठीक हो जाए, तो पर एट प्रेजेंट जो सिचुएशन लग रही है उसके हिसाब से ये वाक्य ऐसे बनेगा, आई एम गोइंग टू वाइंड अप माई बिजनेस, वाइंड अप माई बिजनेस, मैं अपने बिजनेस को बंद करने जा रहा हूं, वाइंड अप करने जा रहा हूं। तो ये वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपने ध्यान से समझना है। कार्य करने का इरादा फ्यूचर में है, संभावना है, लाइकलीहुड है, ये सारे फ्यूचर के सिस्टम ही हैं आगे आगे के लिए, फिर ये बनेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। अब आगे इसका पांचवां जो है ना फॉर्म और देखिए, फ्यूचर प्रेजेंट कंटिन्यूस की जो पांचवी कहाँ कहाँ ये यूज हो सकता है। ये तो बहुत ही, पांचवी तो बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई। जैसे ऐसे कार्य के लिए जो व्यक्ति आदतन दूसरों के विपरीत या नेगेटिव उसमें करता है, ये ध्यान रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है कि भाई किसी के विपरीत किया जाता है, आदतन किया जाता है, और जो उसकी आदतें हैं, जैसे वह हमेशा शिकायत करती रहती है, इसमें रहती है हिंदी के वाक्यों में ये आएगी आखिर में, ये ध्यान रखना है। तो ऐसे वाक्यों में, और खास तौर पर ऐसे इसमें क्या क्या आएंगे, जैसे ऑलवेज आ गया, क्या आ गया? ऑलवेज। और इसके बाद आ गया कंटिन्यूली, कॉन्स्टेंटली, ऐसे कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यूली भी आ सकता है। दूसरा है फॉरएवर, और इन वर्ड्स के साथ हम जो है ना, ये हमें ध्यान रखना, ये आ जाए तो फिर तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आना ही आना है। जैसे शी इज ऑलवेज और ही इज ऑलवेज कंप्लेनिंग, ही इज ऑलवेज कंप्लेनिंग। वो हमेशा शिकायत करता रहता है, वो हमेशा शिकायत करता रहता है, वो हमेशा अपने नाखूनों को चबाता रहता है, जैसे ऐसे ही इज ऑलवेज बाइटिंग हिज नेल्स, ये बैड उसमें ही आता है ज्यादातर, ही इज ऑलवेज। अब ऑलवेज ही आ गया तो फिर तो बड़ा क्लियर ही है, ही इज ऑलवेज बाइटिंग हिज नेल्स, ही इज बाइटिंग हिज, ऑलवेज बाइटिंग हिज नेल्स। और इसके बाद है वे लगातार चिल्लाते रहते हैं, दे आर ऑलवेज, और लगातार का हम कह सकते हैं कॉन्स्टेंटली, दे आर कॉन्स्टेंटली, दे आर कॉन्स्टेंटली शाउटिंग, वो चिल्लाते ही रहते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे कोई बच्चा है क्लास में डिस्टर्ब करता है, तो टीचर उसके बारे में क्या कहेगा, यू आर ऑलवेज डिस्टर्बिंग द क्लास, आप हमेशा क्लास को डिस्टर्ब करते रहते हो। ये सारी बातें मतलब विपरीत स्थिति में ही आई है, नेगेटिव फॉर्म में ही आई है, सामान्य उसमें नहीं आती है, तो ये ध्यान रखना है। और यू आर ऑलवेज डिस्टर्बिंग द क्लास, किसी बच्चे के बारे में कहा जाए तो यू आर ऑलवेज भी आ गया इसमें, तो ये तो और उसको एम्फेसाइज करता है, यू आर ऑलवेज डिस्टर्बिंग द क्लास, आप हमेशा क्लास को डिस्टर्ब करते रहते हो, डिस्टर्बिंग द क्लास, यू आर ऑलवेज डिस्टर्बिंग द क्लास। ये चीजें इसके अंदर आ गई हैं। 5 फॉर्म में से आपको ध्यान रखना है कि भाई ये इस तरह से सेंटेंसेस हों और ये कुछ वर्ड्स हों, ये हों, तो फिर हम इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में लेते हैं। अब आगे देखिए, इसका जो मेन है कि भाई कहाँ पे इनमें कुछ एक्सेप्शन होते हैं, किन वर्ड्स के साथ हम ये नहीं लगाते हैं। अब जैसे कुछ एक वर्ड हैं, जैसे ज्ञानेंद्रियां हैं, वर्ड जो परसेप्शन, ज्ञानेंद्रियों के अनुभव को करने का जो है ना वर्ब जो होती है, उनमें हम ये नहीं लगाते। जैसे ये हो गया, वी आर स्मेलिंग विद नोज, वी आर स्मेलिंग विद नोज। अब ये ऐसा कहीं दे दिया और उसको कह दिया कि भाई ये वाक्य क्या गलत है या ठीक है, वी आर स्मेलिंग विद नोज, ऐसा इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में
बिल्कुल नहीं आएगा। जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं, सेंस ऑर्गन्स होते हैं, ईयर है और ये स्मेल है, ये इसमें इस तरीके से नहीं आएगा। ये रोंग है सेंटेंस, ये ध्यान रखना है। यानी कोई इसमें फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही कि भाई हम क्या करते हैं, नाक से सूंघ रहे हैं। भाई कोई काम दिखता थोड़ा है, कोई फिजिकली ये नहीं है, तो इसमें ऐसा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में नहीं आएगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा। वी स्मेल विद नोज, हम नाक से क्या करते हैं, स्मेल करते हैं। वी स्मेल विद नोज, ये आ जाएगा इसमें। अब मान लिया, हालांकि इसमें एक वाक्य अगर और हम देखें तो उसमें ये चीज ऐसे आ सकती है, उसमें ये चीजें आ सकती है, जैसे ही इज स्मेलिंग द फ्लावर, ही इज स्मेलिंग द फ्लावर। यहां पे क्या है, यहां पे ये वाक्य सही है, ये ठीक है, और ये भी हमारा सही था इस तरीके से, और ये वाक्य सही है। क्यों सही है? क्योंकि उसने कहीं फूल तोड़ा है और वो फूल लेके हाथ में ऐसे सूंघ रहा है, तो उसमें ये ही स्मेल्स द फ्लोर नहीं आएगा, ही इज स्मेलिंग द फ्लोर, वो फूल को सूंघ रहा है ऐसे करके। और इसी तरीके से जैसे वी आर हीरिंग, हम सुन रहे हैं, नहीं, वी आर हीरिंग नहीं आएगा। मगर जज जब किसी केस को सुन रहा होता है तो उसमें आ जाएगा हीरिंग। द जज इज हीरिंग द केस, द जज इज हीरिंग द केस। यानी यहां क्या है, यहां फिजिकल एक्टिविटी हो रही है। द जज इज हीरिंग द केस, जज जो है ना केस को सुन रहा है, केस की सुनवाई कर रहा है, यहाँ फिजिकल एक्टिविटी है। तो इस तरीके से द जज हियर द केस नहीं आएगा, द जज इज हियरिंग द केस, जज जो है ना केस की सुनवाई कर रहा है। तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद कुछ एक, ये तो थे सेंस ऑर्गन्स वाले, जैसे हियर और ये क्या नाम अपना स्मेल है, ऐसे ऐसे वाक्य जो है ना ये थे। अभी और चीज आएंगी, वो और देखिए आप। ये एक ऐसा है जहां पे ये भाई नहीं आता, होता है आमतौर पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, मगर कुछ एक सिचुएशन में जहां फिजिकल एक्टिविटी हो रही है उसमें वो आता है। अब ये कुछ एक वर्ब और हैं, स्पेशल वर्ब, जिनमें जो है ना हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस नहीं आता, जैसे लाइक, डिसलाइक, लाइक, डिसलाइक, ऐसी ऐसे वर्ड्स हैं जहां पे नहीं आएगा। हेट, होप, हेट, होप। जैसे वी आर हेटिंग हिम, मान लिया ऐसा वाक्य लें, वी आर हेटिंग हिम, गलत है, वी हेट हिम, हम उससे नफरत करते हैं। ऐसे ऐसे वाक्य। लव है, मैं उससे प्यार कर रहा हूं, नहीं, आई एम लविंग हिम, नो, आई लव हिम, मैं उससे प्यार करता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा। अब जैसे मान लिया कुछ और एग्जांपल लेते हैं, ही इज बिलीविंग इन गॉड, ही इज बिलीविंग इन गॉड, बिलीविंग इन गॉड, वो भगवान में विश्वास कर रहा है। अरे कर रहा है, ऐसे कोई वाक्य जमता ही नहीं है ये, वो भगवान में विश्वास कर रहा है, नहीं, गलत आएगा ये वाक्य। इसका वाक्य क्या बनेगा? ही बिलीव्स इन गॉड, वो भगवान में विश्वास करता है, ही बिलीव्स इन गॉड, ही बिलीव्स इन गॉड, ये बन जाएगा इसका, ही बिलीव्स इन गॉड। और वाक्य लेते हैं तो he is knowing him very well, वो उसको अच्छी तरीके से जान रहा है, he is knowing him very well, नो का जैसे वर्ड था इसमें, he is knowing him very well, ये भी गलत है, ये वाक्य इस तरीके से नहीं आता। he knows him very well, he knows him very well, he knows him very well, ऐसे ये वाक्य आ जाएगा। इस तरीके से हमें पूरा ध्यान रखना है। अब मान लिया एक वाक्य दे दिया, ही इज ओनिंग ए कार, जहां करेक्शन आएगी ना, सेंटेंस को करेक्ट करो, एरर फाइंड करो, कहाँ है, डिटेक्ट करना है हमें वो, तो वो क्या क्या सेंटेंस है? ही इज ओनिंग ए कार, ही इज ओनिंग ए कार, कि भाई वो एक कार की ओनिंग कर रहा है, यानी कार की उसकी मलकियत चल रही है, ही इज ओनिंग ए कार। अब ये सेंटेंस भी इस तरीके से गलत है,
ही इज ओनिंग ए कार नहीं आएगा, जहां पे ये सेंटेंस में आया है तो उसको ठीक करके हम क्या करेंगे, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में ये वाक्य नहीं आएंगे। इनमें जो कुछ एक वर्ब है और भी हैं वर्ब, तो उनमें जो है ने ये आपको हम जो मेन है वो उसमें राइट अप में लिख के दे देंगे, और उससे आप पूरे अच्छे से समझ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। तो ये इसका क्या बनेगा, ही इज ओनिंग ए कार, ही ओन्स ए कार बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा ये, ही ओन्स ए कार, यानी वो एक कार रखता है, उसके पास एक कार है। ही ओन्स ए कार, ये ओन्स सिंगुलर वर्ब है तो इसके साथ ये ऐसा आ जाएगा, ही ओन्स ए कार। ही ओन्स ए कार। जब आप इन पूरे सिस्टम को कहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आता पूरी तरीके से याद कर लोगे इनको, तो आगे जब भी वाक्य आएंगे तो ये पूरे के पूरे आपको याद होंगे और बिल्कुल आप उसका आंसर करेक्ट दोगे, बिल्कुल करेक्ट दोगे। और मुझे उम्मीद है कि आज का ये पूरा बताया हुआ आपको पूरा समझ आ गया होगा, और इस वीडियो को लाइक करें, आगे जरूर शेयर करें ताकि और बच्चों को भी इसका फायदा हो। और ये 10th 12th और इवन 8th क्लास के बच्चों के लिए बड़ा हेल्पफुल है 10th से, और कंपटीशन वालों के लिए तो पूरे हेल्पफुल है ही है। पूरी जो ये इस तरीके से टाइप क्लियर की गई है, ये कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे कम्पिटिटिव एग्जाम देंगे उनके लिए तो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और इसका लगभग एक आध सेंटेंस हर एग्जाम में आ जाता है। तो उम्मीद है ये वीडियो आप बहुत अच्छे से इसको आगे भी शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और जो अभी इसको नए बच्चे देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।